बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज इंशाल्लाह हम फार्माकोलॉजी से एक नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी में टू वर्ड्स हमें नज़र आते हैं, एक है बायो और दूसरा है अवेलेबिलिटी। ये बायो है और दूसरा ये अवेलेबिलिटी। तो बायो का मतलब है लाइफ और अवेलेबिलिटी का मतलब है अवेलेबल और अवेलेबल का मतलब है दस्तयाब। तो इस बायोअवेलेबिलिटी का मतलब ये है, सपोज़ ये हमारे साथ एक पेशेंट है और ये हमारे साथ ड्रग है, ठीक है। और ये ड्रग मतलब हमारे साथ 100% ड्रग है, कोई टेबलेट है या कोई कैप्सूल है, कोई ड्रग है और मतलब हमारे साथ 100% ड्रग है। जब ये ड्रग हम इस पेशेंट को देते हैं तो ये ड्रग फिर इस पेशेंट की ब्लड में आ जाता है। जब ब्लड में आ जाता है तो मतलब बाहर जो 100% ड्रग था, अब कितना परसेंट ड्रग इस ब्लड में आ गया है। सो दिस इज़ कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पेशेंट के जिस्म से बाहर जो ड्रग था मतलब वो हमारे साथ 100% कोई ड्रग था, ये इंजेक्शन था या मतलब टेबलेट या कैप्सूल या कोई सिरप, कोई भी ड्रग। तो जब ये ड्रग हमने इस पेशेंट को दे दिया तो ये ड्रग इस पेशेंट की ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाता है तो मतलब कितना परसेंट ड्रग अब यहाँ पर अवेलेबल है इस पेशेंट को काम करने के लिए या एक्शन शो करने के लिए। तो इसको कहते हैं हम बायो अवेलेबिलिटी। ये डेफिनेशन आप ज़रा देख लें। इट इज़ द फ्रैक्शन मींस परसेंटेज ऑफ अ ड्रग दैट रीच जनरल सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। ये जो ड्रग इस पेशेंट को मिलता है ये मतलब अनचेंज्ड फॉर्म में इस ब्लड को मिलता है। तो कितने परसेंट, कितने मकदार, कितने अमाउंट में मिलता है, तो दिस इज़ कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। इस बायो अवेलेबिलिटी की मतलब कुछ फैक्टर्स हैं, मतलब कुछ चीज़ें ऐसे हैं, कुछ अवामिल ऐसे हैं कि बायोअवेलेबिलिटी मतलब ये ज़्यादा कर सकता है या कम कर सकता है। तो अब हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। ये मैंने कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। इसमें हमारे साथ एक है सॉल्युबिलिटी। देखिए, मैंने आपसे पिछले लेक्चर में एब्जॉर्प्शन के टॉपिक में ये बात डिस्कस की थी कि ड्रग हमारे साथ दो किस्म के हैं। सपोज़ यह हमारे साथ ड्रग है तो बाज़ ड्रग हमारे साथ लिपिड में सॉल्युबल होते हैं और बाज़ ड्रग हमारे साथ वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जो ड्रग लिपिड में सॉल्युबल है तो मतलब उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। जब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा ड्रग आएगा ब्लड में। और जो ड्रग हमारे साथ वाटर सॉल्युबल है तो वाटर सॉल्युबल ड्रग का इतना एब्जॉर्प्शन नहीं होता। जब नहीं होता तो मतलब वाटर सॉल्युबल वाला ड्रग ब्लड में कम आएगा। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ मैंने वो नहीं लिखा है, दूसरा है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब है कि हमारे साथ कुछ मॉलिक्यूल मतलब आयोनाइज्ड होते हैं, आयोनाइज्ड, और कुछ मॉलिक्यूल हमारे साथ नॉन आयोनाइज्ड होते हैं। जो मॉलिक्यूल नॉन आयोनाइज्ड, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, उसकी मतलब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग का ब्लड में आ जाना। तो नॉन आयोनाइज्ड ड्रग मतलब वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड में ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी। और आयोनाइज्ड मतलब जिस मॉलिक्यूल पे प्लस या मनफी चार्ज हो तो उनका एब्जॉर्प्शन इतना अच्छा नहीं होगा। तो मतलब आयोनाइज्ड ड्रग की अवेलेबिलिटी कम होगी और नॉन आयोनाइज्ड ड्रग का अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, इसके बाद फिर है केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकल स्टेबिलिटी का मतलब है कि अगर कोई ड्रग है, ये सपोज़ हमारे साथ कोई ड्रग है और ये ड्रग इस पेशेंट ने ले लिया और यहाँ एसोफेगस से यहाँ इस स्टमक में आ गया, तो इस स्टमक में आपको पता है यहाँ पर एसिड है, एसिड का माहौल है। तो बाज़ ड्रग मतलब इस एसिड की वजह से मतलब उसकी तोड़ फोड़ हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो मतलब जो केमिकल स्टेबल ड्रग होगा तो वो आसानी के साथ फिर मतलब ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। हमारे साथ पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन का जो ड्रग हम ओरल लेते हैं तो ये आके यहाँ पर जो एसिड है, एसिड इसको मतलब ख़राब कर देता है, डिग्रेड कर देता है। तो मतलब इसकी कम एब्जॉर्प्शन होगा, फिर ब्लड में मतलब ये पेनिसिलिन कम जाएगा। जो ड्रग मतलब ज़्यादा स्टेबल हो, मतलब वो एसिड या मतलब इस गट में या जीआईटी में जितना मतलब उसको इको सोल्यूशन या मतलब इसमें जितने भी सोल्यूशन है तो अगर उसका मुकाबला कर सके तो ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। और अगर कोई ड्रग इस सोल्यूशन की जो स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका मुकाबला न कर सके, उन सोल्यूशन की वजह से अगर ये ड्रग ख़राब हो जाता है तो फिर भी उसकी अवेलेबिलिटी यहाँ ब्लड में कम होगी। इसके बाद फिर हमारे साथ है डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग। डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग का मतलब ये है
कि ड्रग हम किस फॉर्म में देते हैं इस पेशेंट को। ये ड्रग हमारे साथ इसकी 4 फॉर्म है, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड, एक है सेमी सॉलिड और एक है गैस। सपोज ये पेशेंट है, इस पेशेंट को हम कोई टेबलेट देता है जो सॉलिड हालात में है, और इसके अलावा हम इसको मतलब कोई सिरप देते हैं, सिरप कोई शरबत, ठीक है। जब सिरप देते हैं, सिरप मतलब सीधा जाके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा जल्दी, एज कम्पेयर टू दिस सॉलिड टेबलेट। टेबलेट के मुकाबले में ये सिरप ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। फिर सिरप के मुकाबले में मतलब गैस ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। जब ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो ड्रग ज़्यादा अवेलेबल होगा। इसके बाद फिर हमारे साथ है रूट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कौन से रूट से हम मतलब ये ड्रग पेशेंट को देते हैं। देखिए, एक बात याद रखिए कि हमारे साथ जो आईवी रूट है, इंट्रावीनस, इसमें 100% हमारे साथ अवेलेबिलिटी होगी ड्रग का। आईवी का मतलब है अगर कोई ड्रग हम वेन के ज़रिए पेशेंट को देते हैं तो मतलब 100% ड्रग ब्लड में आ जाएगा। बाकी जितने रूट्स हैं उसमें कुछ में ज़्यादा, कुछ में कम। या अगर हम कोई सबलिंगुअल देते हैं तो सबलिंगुअली जो हम ड्रग देते हैं तो मतलब 100% नहीं जाता अंदर, कुछ न कुछ यहाँ पर रह जाता है। सिर्फ आईवी मतलब इंट्रावीनस जो ड्रग है, मतलब जो वेन में अंदर करते हैं, वो बिल्कुल 100% ब्लड में अंदर आता है। इसके अलावा फिर है पीएच। इस स्टमक में हमारे साथ मतलब एसिडिक माहौल है और नीचे इस इंटेस्टाइन में फिर मतलब अल्कलाइन माहौल है। तो यहाँ पर मतलब वीक एसिडिक जो ड्रग होगा वो स्टमक से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, और मतलब वीक जो अल्कलाइन होगा तो मतलब इस इंटेस्टाइन से अच्छा एब्जॉर्ब होगा। अगर स्ट्रांग एसिड हो या स्ट्रांग अल्कलाइन हो तो मतलब फिर भी उसकी अच्छा एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और ड्रग मतलब ब्लड को अवेलेबल ज़्यादा नहीं होगा। अगर स्ट्रांग एसिड हो या स्ट्रांग अल्कलाइन हो तो मतलब आयनाइजेशन उसके होता है, मतलब वो प्लस और -p चार्ज में मतलब उसकी फिर आयंस बन जाते हैं। तो फिर जब ड्रग आयनाइज होता है तो उसकी भी आसानी के साथ एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो यहाँ पर ड्रग अवेलेबल भी कम होगा। इसके बाद फिर हमारे साथ है प्रेजेंस ऑफ फूड। प्रेजेंस ऑफ फूड का मतलब ये है अगर ये कोई पेशेंट है, इस पेशेंट ने पहले से कुछ खाना खाया है तो इस खाने या मतलब स्टमक में या जो इंटेस्टाइन में जो खुराक है उस खुराक का भी इस ड्रग पे काफ़ी असर है। इसके वजह से फिर पूरा के पूरा ड्रग मतलब ब्लड में नहीं आ सकता। इसके बाद है प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग। अदर ड्रग का मतलब ये है कि इस पेशेंट ने पहले से कोई और ड्रग खाया है, मतलब ये ब्लैक कलर पे कोई एक ड्रग है और ये रेड कलर पे कोई और ड्रग है। तो इन दोनों ड्रगों की वजह से फिर भी इसकी मतलब एब्जॉर्प्शन पे भी असर पड़ सकता है। बाज़ ऐसे ड्रग है कि मतलब वो किसी का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर देता है और बाज़ ऐसे ड्रग्स है कि वो दूसरे ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम कर देता है। इसके बाद हमारे साथ है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब है कि इस ड्रग को कितना सरफेस मिल रहा है। अगर ज़्यादा सरफेस मिल रहा है तो ज़्यादा ड्रग ब्लड में आएगा, फिर मतलब उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर कम सरफेस हो तो फिर कम ड्रग ब्लड में आएगा। इसके बाद फिर है डिजीज़। डिजीज़ का मतलब है कि कोई पेशेंट है, इस पेशेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको कोई मसला है, सपोज इसको या डायरिया है या इसको उल्टिया है और ये कोई ड्रग लेता है, तो जब उसको डायरिया है ये मतलब या उल्टिया है तो वो उल्टी या मतलब डायरिया में वो ड्रग निकलेगा और ब्लड में मतलब वो ड्रग नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो वो काफ़ी कम होगा। अच्छा, इसके बाद फिर है फास्ट पास इफेक्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फास्ट पास इफेक्ट का मतलब ये है कि सपोज ये हमारे साथ ये स्टमक है और इसके नीचे ये हमारे साथ इंटेस्टाइन है। आपको पता है कि इस इंटेस्टाइन्स और स्टमक से मतलब जो कैपिलरीज निकलते हैं वो फिर ऐसा मतलब एक बड़ा वेन बना देता है, और वो बड़ा वेन कहाँ पर आता है, वो आता है लीवर में। तो जो वेन मतलब इस स्टमक और इस इंटेस्टाइन से मतलब आता है, इस वेन को हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। मतलब जो ड्रग यहाँ पर आ गया है, सपोज एक ड्रग है तो ये ड्रग यहाँ पर मतलब फिर नीचे से इंटेस्टाइन में आ जाएगा, फिर इंटेस्टाइन के बाद ये ड्रग मतलब इस ब्लड कैपिलरीज में आ जाएगा। ये आपको तो पता है, या कुछ ड्रग मतलब स्टमक से भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं तो भी मतलब इस वेन में आ जाएगा, और फिर इस वेन में मतलब इस जो बड़ा वेन है हमारे साथ हेपेटिक पोर्टल वेन, इसकी मदद से इस लीवर में आ जाएगा। ये हमारे साथ लीवर है। जब लीवर में आ जाएगा तो ये जो ड्रग था मतलब जो हमने मुंह के रास्ते ओरली ले लिया है तो वो ड्रग डायरेक्ट मतलब जनरल सर्कुलेशन में शामिल नहीं होगा, इससे पहले ये जाएगा लीवर में। जब लीवर में ये ड्रग आ जाता है तो इस ड्रग का जब यहाँ पहुँचा तो इसका शुरू होगा मेटाबॉलिज्म। जब मेटाबॉलिज्म होगा तो मतलब इसका फिर
फिर भी असर बहुत ज़्यादा कम होगा। तो इसको कहते हैं हम पास्ट पास्ट इफ़ेक्ट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पास्ट पास्ट इफ़ेक्ट क्या है? देखिए पास्ट पास्ट इफ़ेक्ट तो एक लिवर में हो गया, इसी मतलब पीछे इस स्टमक में और इस इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, मतलब मुख्तलिफ जूसेस की वजह से। सपोज़ ये हमारा साथ एक ड्रग है, टेबलेट है, ये इस मुँह से मतलब इस एस्ophagus से होते हुए स्टमक में आ गया। स्टमक में मतलब इस ड्रग ने बहुत ख़तरनाक दुश्मनों का सामना किया, जैसे कि एसिड्स। इस एसिड की वजह से भी इस ड्रग का असर कम हो सकता है। और इसके बाद इंटेस्टाइन में भी मतलब कुछ जूसेस की वजह से इस ड्रग का असर कम हो सकता है। फिर जब ड्रग इंटेस्टाइन से सीधा जाता है लिवर में, तो लिवर में इस ड्रग का होता है मेटाबॉलिज्म, तो इसका और भी असर कम हो जाता है। फिर जब ये मेटाबोलाइज होता है ड्रग, तो ये ड्रग लिवर दोबारा देता है जनरल सर्कुलेशन को, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन को, मतलब आम जो ब्लड है उसको ये दे देता है। तो फिर मतलब इसका ड्रग अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होगी, इंतहाई कम होगी एज़ कम्पेयर टू अदर रूट्स, स्पेशली आईवी। आईवी तो बिल्कुल 100% है, और इसके अलावा और जो रूट है या सबलिंगुअल या मतलब कोई भी रूट, तो उसमें अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन ओरली जो हम ड्रग देते हैं, जो स्टमक या इंटेस्टाइन में आ जाता है, इसकी अवेलेबिलिटी इंतहाई कम होगी। उसकी अवेलेबिलिटी क्यों कम होगी? सबसे पहले यहाँ पर स्टमक में उसकी दवाई नसीब हो गई, उसके बाद इंटेस्टाइन में भी मतलब उसको कोई प्रॉब्लम हो सकता है, और फिर स्टमक से या इंटेस्टाइन से जब ये ड्रग डायरेक्ट मतलब लिवर में आता है, मतलब ये जनरल सर्कुलेशन में शामिल नहीं होगा। जब ये लिवर में आता है तो लिवर इस ड्रग को मेटाबोलाइज करेगा। जब मेटाबोलाइज करेगा तो इसका मतलब अवेलेबिलिटी है कम होगी। तो ये था हमारे साथ आज का टॉपिक बायो अवेलेबिलिटी का। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये है, जो कोई ड्रग हम पेशेंट को देते हैं, मतलब बाहर से 100% जो ड्रग ड्रग हम देते हैं, फिर मतलब इसके ब्लड में कितना ड्रग आता है, कितना परसेंट ड्रग आता है। हमने तो बाहर से 100% जो ड्रग दिया है, तो यहाँ पर कितने परसेंट आता है, तो इसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी की फिर मतलब ये कुछ फैक्टर्स है, इस फैक्टर की वजह से बायो अवेलेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा असर हो सकता है। इसमें solubility, chemical stability, dosage form, roots, pH, presence of food, presence of other drug, surface area disease और past effect। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।